Good morning, students. Welcome to Morning Law classes in the lab session of Daily News Analysis. It's 23rd of December 2023 and you are watching with Naresh Sharma. So students, let's get started with some important news which are very relevant for your all kind of exams where current affairs and general knowledge is required. So let's start it. The first important news is Chief Guest of Republic Day Parade 2024. Means the upcoming Republic Day of India, that is 26th of January 2024. You know, at every time on the Republic Day, Government of India invites a chief guest. Generally, it's the head of the state or head of the government of our nation. This time, the government of India requested and offered invitation to the French president of France, that is Emmanuel Macron. And in the same move, chief guest at the Republic Day celebrations will be the President of France. He has announced, it has been announced by the Ministry of External Affairs, because in such kind of communication, when there is requirement to contact any foreign authority, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनसे कांटेक्ट किया और मैक्रो सर ने इसे एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एक बड़ी अच्छी पोस्ट भी लिखी. थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी. इंडिया ऑन योर रिपब्लिक डे. अब वो इंडिया के लिए लिख रहे हैं. इंडिया ऑन योर रिपब्लिक डे आई विल बी हियर टू सेलिब्रेट विथ यू. ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी और आने वाले एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन दैट हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ 26th January 2024, that is the Republic Day of India. Now, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जनरल क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा गया एग्जाम्स में. यू नो कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली वो 15th of August को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया. तो उसके बाद हमने 26 जनवरी को क्यों हमने मीन्स सेलेक्ट किया कि हम इस दिन रिपब्लिक डे मनाया करेंगे. आप में से कोई भी कमेंट करके बता सकता है कि 26 जनवरी को ही हमने क्यों इसको जो है सेलेक्ट किया. और इसका हिंट मैं आपको दे देता हूं, जो क्वेश्चन कई बार पूछा है. इसका हिंट है इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में कि वहां एक ऐसी इवेंट हुई थी इस 26 जनवरी को जिसकी वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया कि हम अपना रिपब्लिक डे 26 of January को सेलिब्रेट किया करेंगे. Now move towards another important news. Don't misconstrue presumptions of IMF regarding India's indebtedness. You know कि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जो है मीडिया में सर्कुलेट हो रही थी कि इंडिया की जो डेप्ट है वो बहुत ज्यादा हो गया है और वो आने वाले टाइम में मीन्स बाय 2027-28 2027-28 तक इंडिया का जो डेप्ट है वो 100% ऑफ जीडीपी हो जाएगा और उसको भी क्रॉस कर सकता है. ठीक है, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी थी? ये जो डेटा कहां से आ रहा था? इट वाज कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. अब इस पर क्या हुआ है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि इस प्रकार की जो रिपोर्ट आईएमएफ की चल रही है उसमें सर्टेन फैक्चुअली इनकरेक्ट प्रिजम्पशंस हैं. ये कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा है कि जो आईएमएफ इंडिया के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं तो उसमें कुछ फैक्चुअली इनकरेक्ट प्रिजम्पशंस हैं. सो इन पर बहुत ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 2027 और 2028
इंडिया का जो जीडीपी टू डेप्ट रेशो है या जो जीडीपी का परसेंटेज में अगर हम देखें तो इंडिया का जो डेप्ट है वो 100% को क्रॉस कर जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। यू नो, when such kinds of reports are circulated in media, these are the reports, they means denigrate or create negative impact on India's international image or the strength of Indian economy. So such kind of reports should be taken very seriously. That's why the Ministry of Finance replied and provided some information that in the larger scenario, we should not believe the report of IMF. So now IMF become important because in India scenario, some reports of IMF have been denied by the government of India in certain indirect manners. So now understand what is IMF. International Monetary Fund, it's the full form, and it's an organization of 190 countries. इसके जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? कंट्रीज होते हैं। मींस इसका मेंबर कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं हो सकती। Any private entity or NGO or some other organization cannot be the member of International Monetary Fund. International Monetary Fund में जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है उनके फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस की बेसिस पर। तो मींस इसकी इकोनॉमी कितनी है और उनका कितना उसमें शेयर है। इकोनॉमी फाइनेंस या मैं कहूँ इकोनॉमी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस के बेसिस पर कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें आईएमएफ में। तो इससे एक बात निकल के आती है, देयरफॉर मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द ग्लोबल इकोनॉमी हैव द मोस्ट वोटिंग पावर। सो यू नो, इन आईएमएफ देयर इज द प्रोसीजर ऑफ वोटिंग। तो वोटिंग की पावर सबसे ज्यादा किसके पास रहेगी? इट विल बी विद द मोस्ट पावरफुल ग्लोबल इकोनॉमीज और मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई यूएसए हैव मच वोटिंग पावर। IMF also known as the fund, इसको फंड भी कहते हैं, ओनली फंड, द फंड ऐसे भी कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था यूएन कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स, और कहा किस ईयर में? 1944। तो आपसे जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है IMF। कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन किसको कहा जाता है? तो IMF को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है बिकॉज इट वाज द आउटकम ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड्स। और कहां पर? न्यू हैम्पशायर में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईयर कई बार पूछ ली गई है, सो स्टूडेंट्स प्लीज कीप इट इन माइंड दैट यू मे अगेन you can be asked or you can expect some question regarding the IMF. Its main function क्या है? ये बहुत repeated question है कि IMF की जो main functions होते हैं what they are. It provides financial assistance. क्या provide करता है ये? Financial assistance किसको? To the member countries को. So you can easily understand that it do not provide any kind of loans to private entities or some kind of other organizations. इसका मेन फोकस किस पे होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम की है कोई अगर, मींस कि भाई मान लीजिए ये दो कंट्रीज हैं, ये बॉर्डर है, ये कोई ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो एक दूसरे को जो ये पे करेंगे, ठीक है, कुछ करेंसीज में पे करेंगे। तो सपोज करो कि इस करेंसी का नाम है रुपया, इस करेंसी का नाम है डॉलर। तो जब ये परचेज करेंगे तो हम उनको डॉलर में पे कर देंगे और वो जब परचेज करेंगे तो उनको रुपीज में पेमेंट कर देंगे। ऐसा मोस्टली होता है जब जो कंट्रीज आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अभी भी डॉलर में चलता है। तो कई बार ऐसा होता है किसी कंट्री के पास में, उसके पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डॉलर नहीं होता, तो उसको हम बोल देते हैं कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस हो गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में IMF हेल्प करता है। IMF lends money to replenish international reserves, मींस वही इंटरनेशनल रिजर्व कि आपके पास डॉलर फिनिश हो गया किसी कंट्री के पास, तो उसकी हेल्प करता है। स्टेबलाइज करेंसीज में अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है उनके प्राइसेस में, then IMF will come forward to help the nation
to stabilize that currency of a particular nation. एंड स्ट्रेंथन कंडीशंस ऑफ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो कंडीशंस होती है, इट आल्सो हेल्प्स टू स्ट्रेंथन दोस कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. कंट्रीज मस्ट एम्बार्क ऑन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज मेंशन्ड बाय आईएमएफ. जब ऐसी बात आती है किसी कंट्री को हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, देन आईएमएफ आस्क द पर्टिकुलर कंट्री दैट यू शुड एक्सेप्ट सम ऑफ द पॉलिसीज व्हिच आर जो है सजेस्टेड बाय द आईएमएफ. ओके, let's move on another issue. That one is ED issues third summons to Kejriwal in excise case. अभी हुआ क्या है कि इससे पहले 2 बार केजरीवाल साहब को ईडी की तरफ से 2 बार नोटिस गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से, मींस सम्मन उनके पास 2 बार जा चुका है, लेकिन वो ईडी के समक्ष जो है पेश नहीं हुए. बट अगेन ईडी हैव सर्व थर्ड टाइम द समन्स. ओके, दिस इज द न्यूज. सो नाउ दिस इज द न्यूज, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करंट अफेयर behind this news which can be asked in your examination. That is, what is the Directorate of Enforcement? ये ईडी है क्या, ये आपको पता होना चाहिए. So if we talk about the Directorate of Enforcement, it is a multidisciplinary organization, means it works in various disciplines and it have investigation related powers regarding the offenses of money laundering and violation of foreign exchange laws. तो बड़े बड़े जो धन से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, करप्शन हो गया, या फॉरेन कंट्रीज के साथ में जो ट्रेड होता है उसमें करेंसी एक्सचेंज होते हैं, उसमें यदि कुछ इलीगल एक्टिविटीज होती है तो उनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन में काम करती है कौन? ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. ओके, लेट्स मूव ऑन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट. दैट इज, it functions under the Department of Revenue of the Ministry of Finance. Means you can be asked in your examination that ED works under which ministry? So it is Ministry of Finance. If it asks that under which department of the Finance Ministry, then it is the Department of Revenue. Means under the Ministry of Finance. उसके अंडर में आता है Department of Revenue और उसके अंदर में आता है ED, Enforcement Directorate. So you can easily recognize that ये हो गई आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री. ठीक है, चलिए मूव करते हैं. एज अ प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उसके पास में इसका जो मेन काम है, फंक्शन है स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ इंडिया. इंडिया के जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के जो प्रोविजंस हैं उन पर काम करना, उनको एनफोर्स करना. इसको स्टैब्लिश किया गया 1 मई 1956 को. उस समय इसका नाम हुआ करता था एनफोर्समेंट यूनिट. और इसका मेन काम क्या था कि जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉ है उनका अगर वायलेशन, जैसे कि फेरा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, ठीक है, ऐसे जो लॉज थे उनके एनफोर्समेंट के लिए इसको बनाया गया था. इसका हेडक्वार्टर आज कहां पर है? दिल्ली में है. और इसके जो हेड होते हैं, that one is legal service officer उनको बोला जाता है. एक्चुअली में that one is the director of the enforcement डायरेक्टरेट का जो हेड होते हैं वो लीगल सर्विस ऑफिसर होते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. अगर हम बात करें इनके रीजनल ऑफिसेस की, तो इसके 5 रीजनल ऑफिसेस हैं. दैट वन इज, फर्स्ट वन इज मुंबई, नेक्स्ट इज चेन्नई, देन चंडीगढ़, देन कोलकाता एंड दिल्ली. तो दिल्ली में 2 ऑफिस हो गए, एक रीजनल ऑफिस हो गया और एक हो गया इसका हेड ऑफिस. रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो इनका जो रिक्रूटमेंट होता है, जो ऑफिसर्स आते हैं, इसमें बहुत सारी अदर इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उनसे भी आते हैं. जैसे इसमें IRS ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस. इसमें IPS ऑफिसर्स भी होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स. इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी ऑफिसर्स होते हैं. तो ये यूपीएससी की जो प्रीमियर सर्विसेज हैं उनके मेंबर्स इसमें आते हैं. अदर एजेंसी से भी इसमें डेपुटेशन पर क्या आते हैं? ऑफिसर्स आते हैं ईडी में. सो आई होप कि आपको इसमें वेरियस पॉइंट्स मिले जहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यदि आते हैं तो यू कैन इजीली डील विद देम एंड प्रोवाइड
the correct answer. So now let's move towards another news. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अभी न्यूज में है। इशू क्या है, व्हाई इट्स इन न्यूज, व्हाट इज द कंटेक्स्ट? तो कंटेक्स्ट इज कि द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज डायरेक्टेड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द अदर स्टेट गवर्नमेंट्स, उनसे कहा है टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन विक्टिम्स ऑफ सलवा जुलूम। तो आपके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक तो यूएनएचआरसी और एक हो गया फिर आपके पास में सलवा जुलूम, जो कि जीके में पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट सलवा जुलूम। सलवा जुलूम की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले आपको समझना होगा इसका बैकग्राउंड। When we talk about Salwa Judum, then you have to know that what was the background when it was created. First of all, it was created against the Naxalites in India. इंडिया के जो बहुत सारे स्टेट्स हैं, आज भी हैं, पहले भी थे, और 2005 में इसको क्रिएट किया गया। कहां पर? झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो गवर्नमेंट्स हैं वहां इसको क्रिएट किया गया था। एक्चुअल में सलवा जुलूम का मतलब होता है पीस मार्च। पीस मार्च, ओके। पीस मार्च इसका मतलब होता है मींस जो इन रीजन्स में झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार है, एमपी, उड़ीसा, इन जो स्टेट्स में नक्सलाइट से रिलेटेड वायलेंस हो रहा था, जो नक्सलाइट एक्टिविटीज हो रही थी इन स्टेट्स में, वहां पर क्या किया कि जो गवर्नमेंट की फोर्सेस थी उनको ऐसे समझ लो कि जब उनसे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोकल पीपल को आर्म्स एंड अम्युनिशन प्रोवाइड करवाया। आर्म्स एंड अम्युनिशन प्रोवाइड करवाया, उनको कुछ बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई, ठीक है, लोकल पीपल को। जब उनको आर्म्स दे दिए और उनको ये कुछ अथॉरिटीज भी दे दी कि आप नक्सल्स के अगेंस्ट में लड़िए, नक्सलाइट्स के अगेंस्ट में आप जो है फाइट कीजिए, तो जो लोकल पीपल थे इन रीजन्स के, उन लोगों के क्या बनना स्टार्ट हो गए, ग्रुप्स बन गए, वो एक मिलिशिया की तरह काम करना स्टार्ट किया। हुआ क्या कि क्योंकि इन पर ये जो सलवा जुलूम था, इसका जो काडर था, इसमें जो बहुत सारे वो लोग थे, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, बहुत ज्यादा लीडरशिप स्किल्स वगैरह वो सब नहीं थी, प्लस कोई ऐसा लॉ भी नहीं था कि इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सके या इनको लीगलाइज कर सके। बस यूं ही नॉर्मली गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया बेसिक नोटिफिकेशन वगैरह के थ्रू ही। तो इन पर फिर आरोप लगने लगे सलवा जुलूम के जो मेंबर्स थे कि उन्होंने लोकल पीपल के साथ में अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों के वायलेशंस किए, जमीनों पर कब्जा करना, लोगों की जो है किलिंग कर देना, उनका मर्डर कर देना, प्रॉपर्टी की स्नैचिंग कर लेना, रेप कर देना, ये सब। बिकॉज आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कोई, इनको पुलिस जैसी कुछ कुछ पावर्स दे दी लड़ने की, हथियार दे दिए, लेकिन कोई लॉ वगैरह ऐसा कुछ फ्रेम नहीं हुआ। तो अब जब देखो पावर जब किसी के पास में आती है तो वो व्यक्ति को करप्ट करने की ओर ले जा सकती है, ठीक है। तो वही सिस्टम इस सलवा जुलूम में हुआ। अब ये केस चला गया था फिर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, ये सब इलीगल है, इस प्रकार से आप लोगों को हथियार बांट रहे हो नक्सलाइट्स के खिलाफ लड़ने के लिए। इसके लड़ने के लिए आप अपनी पुलिस को लड़ाओ, आप जो है जो सेंट्रल की पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको लड़ाओ। तो ये एक ऐसा इशू बन गया था, और इसने क्या किया, लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया। अभी क्या हुआ है कि एनएचआरसी ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो स्टेट्स थे जहां पर ये सलवा जुलूम ने काम किया, उनको इसने एनएचआरसी ने डायरेक्ट किया है कि आप उनमें क्या कीजिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए कि कितने लोगों के साथ में सलवा जुलूम के द्वारा क्या किया गया, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया, उनके साथ में अत्याचार हुआ, उनके साथ में जो है क्रुएलिटीज की गई। तो जो विक्टिम है किसके, सलवा जुलूम के, उनके रिगार्डिंग में आप इंफॉर्मेशन दीजिए, हाउ मेनी पीपल वर द विक्टिम ऑफ सलवा जुलूम। So that's why it became in news. Okay, students, you can also think
that such kind of movements which are not properly controlled or legalized, they are very prone to have to do the basic or a grievous hurt to the society. Okay, so now let's understand what is National Human Rights Commission. तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर हम बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को हमने स्टैब्लिश किया 12 अक्टूबर 1993 को। ये ईयर बहुत बार पूछी गई है, सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। ये इसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स लाइक रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में या अगर किसी लॉ में जो दी गई है ह्यूमन राइट्स, उनको क्या करना? सेव करना। ये काम है किसका? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। और एक एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। एक बात ध्यान रखने की है कि इसका कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन इसका नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। सो यू कैन understand that it's just a statutory body, it's a legal body but not a constitutional body। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें 4 मेंबर्स नॉर्मल होते हैं और फिर 4 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के भी होते हैं। बाकी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। मल्टी मेंबर बॉडी होती है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से जो रिटायर होते हैं वो इसके जो है चेयरमैन होते हैं, या जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं चीफ जस्टिस, वो इसके मेंबर हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आपके लिए क्या है? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का और मैक्सिमम एज होती है 70 इयर्स। बाकी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूज है, वो ये है कि मलयालम से एक फिल्म थी जिसका नाम था 2018 एवरीवन कैन बी हीरो, ऐसा करके फिल्म का नाम था। ठीक है, नाम अभी धीरे धीरे अभी क्योंकि इस पर और भी न्यूज आएगी तब हम आपको बताएंगे। अभी जस्ट आपको रिकॉल कराने के लिए कि जो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं उसमें एक लिस्ट बनी जिसमें वर्ल्ड की बहुत सारी मूवीज को इंक्लूड किया गया और उसमें टोटल 15 मूवीज को अभी सिलेक्ट किया गया है। और इन 15 मूवीज में से कोई एक मूवी या 2 मूवी जितनी भी होंगी उनको वेरियस कैटेगरीज में क्या मिलेंगे? अवार्ड्स मिलेंगे ऑस्कार की तरफ से। बाकी डिटेल हम तब डिस्कस करेंगे जब ऑस्कार के अवार्ड्स जो है अनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, अभी बेसिक हम जान लेते हैं कि इसमें बहुत सारे जो अवार्ड दिए जाते हैं एनुअली दिए जाते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिए जाते हैं। जो देता है द ऑर्गेनाइजेशन दैट वन इज एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो ऑस्कर अवार्ड्स आर गिवन बाय द व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, तो वो दिए जाते हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर। बस इतना ही नाम आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा ये जो ऑस्कर अवार्ड्स देती है ये वही क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है कि कॉपी ऑफ एफआईआर फॉर अक्यूज्ड ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच। यू नो कि ऑन 13 दिसंबर 3-4 लोग जो है पार्लियामेंट पर पहुंच गए और उन्होंने जाकर के सिक्योरिटी को ब्रीच किया। उसमें स्मोक से भरे हुए कुछ कैनिस्टर वगैरह थे और वो सब किया, वो सब आप जानते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए निकल करके आई कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ, इससे रिलेटेड केस पहुंच गया। नॉर्मली अभी लोकल कोर्ट में चल रहा था, तो इश्यू क्या निकल करके आया कि जो अक्यूज्ड पर्सन है जैसे ललित झा वगैरह हो गई, कोई नीलम नाम की एक लड़की है, तो ऐसे जो कई सारे अक्यूज्ड हैं, ठीक है, उन्होंने लोकल कोर्ट में यह कहा कि हमारे अगेंस्ट में जो एफआईआर हुई है हमें उसकी कॉपी दी जाए। बस समझ में आई? तो इसके लिए अपील की उन्होंने लोकल कोर्ट में अपने काउंसिल के द्वारा। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, किसको? पुलिस को, दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिया कि ये जो अक्यूज एफआईआर मांग रहे हैं इनको इनकी कॉपी दे दी जाए। ठीक है, जनरल रूल ये होता है कि जब भी इस प्रकार का कोई भी केस होता है तो एफआईआर की कॉपी अक्यूज्ड को, दोनों ही पार्टीज को प्रोवाइड कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉर्मली प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जब इन्होंने, अब हुआ क्या, जब लोकल कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये कह दिया कि ठीक है आप एफआईआर की कॉपी दीजिए इनको,
तो जो दिल्ली पुलिस है वो चली गई कहां पर, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। उन्होंने अपील कर दी, और अपील कर दी तो हाई कोर्ट ने, उन्होंने क्या कहा कि नहीं सर, हम इनको एफआईआर की कॉपी नहीं दे सकते। तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? पुलिस मना कर रही है कि हम एफआईआर की कॉपी नहीं देंगे आपको, हम नहीं बताएंगे कि आप पर क्या क्या आरोप है। बिकॉज एफआईआर में ही तो सारी डिटेल्स होती है कि भाई आपके अगेंस्ट में क्या क्या एलिगेशंस हैं, आपने क्या किया, किन किन धाराओं में, किन किन सेक्शंस ऑफ आईपीसी उसमें आप पर, या अदर जो एक्ट्स हैं उनके कौन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग आप पर क्या है केस जो है चलेगा। तो ये तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि उसको, तो लोकल कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया, तो दिल्ली पुलिस चल गई हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया, हाई कोर्ट ने लगा दी उस पर स्टे कि नहीं, अभी आप इनको एफआईआर की कॉपी मत दीजिए, और दिल्ली पुलिस जो है वो सही है, और दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया था कि हम आपको एफआईआर की कॉपी नहीं देंगे। तो दिल्ली पुलिस का जो ये पक्ष था, दैट वी विल नॉट प्रोवाइड यू द कॉपीज ऑफ एफआईआर, इट वाज लिसन्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट, एंड इस केस पर क्या कर दिया उन्होंने, स्टे ऑर्डर लगा दिया कि नहीं, अभी आप एफआईआर की कॉपी मत दीजिए। ठीक है, अब इसमें मेन पॉइंट क्या निकल करके आया, जो बात हाई कोर्ट को सही लगी वो क्या थी, कि पुलिस की तरफ से जो वकील है, जो एडवोकेट है, काउंसिल है, उन्होंने ये कहा था कि इन सेंसिटिव मैटर्स द अक्यूज्ड हैज टू अप्रोच द कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के पास जाना होता है ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में, किसको, अक्यूज को, और वहां पर वो एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमें सर क्या चाहिए, एफआईआर की कॉपी चाहिए। अब उस केस में क्या करता है, जो कमिश्नर होते हैं वो एक कमेटी फॉर्म करते हैं, और कमेटी डिसाइड करती है कि आपको, उन अक्यूज्ड को कॉपी ऑफ एफआईआर दी जाए या ना दी जाए। क्लियर हुई बात? अगर ये कमेटी भी डिनाई कर दे कि नो, वी विल नॉट प्रोवाइड यू द कॉपी ऑफ एफआईआर, then the accused person, then the demanding party can move the court for relief। बात समझ में आई? मीन्स अगर मैं इस केस को समराइज करूं, तो दिल्ली पुलिस ने इन अक्यूज्ड को एफआईआर की कॉपी देने से मना कर दिया। ये चले गए, अक्यूज कहां चले गए, कोर्ट, लोकल कोर्ट में इन्होंने आस्क किया कि हमको एफआईआर की कॉपी चाहिए, लोकल कोर्ट ने बोल दिया दे दो भैया दिल्ली पुलिस से, और लेकिन दिल्ली पुलिस चली गई हाई कोर्ट के पास, बोला कि हम नहीं देंगे साहब इनको क्या, एफआईआर की कॉपी। और दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव केस है और इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें पहले पुलिस कमिश्नर जो होते हैं एक कमेटी बनाते हैं, और वो कमेटी भी अगर आपको एफआईआर की कॉपी नहीं दे रही है तब आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, ये सारा का सारा इशू था। तो आप जान लीजिए कि ऐसे सेंसिटिव इश्यूज में एफआईआर की कॉपी इतनी आसानी से नहीं दी जाती। नाउ आई हैव सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, लेट्स डिस्कस। क्या कि हु इज न्यूली अपॉइंटेड स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली। राजस्थान में अभी इलेक्शन हुए, वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ठीक है, भजनलाल शर्मा आई थिंक वहां के सीएम बन गए। तो उनसे यहाँ पूछा गया है कि वहां के नए स्पीकर कौन बने, तो वसुदेव देवनानी यहाँ के क्या बने हैं, स्पीकर बने। और एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर हमने टैब जो है एंटर प्रेस नहीं किया तो उसकी वजह से यहीं से स्टार्ट होता है क्वेश्चन कि विच एयरपोर्ट इन बेंगलुरु वॉन एन अवार्ड एट यूनेस्कोस 2023 प्रिक्स वर्सल्स। ये वाला अवार्ड किसको मिला है, तो कल भी हमने डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन क्या है, कैंप गोडा इंटरनेशनल अवार्ड, सॉरी एयरपोर्ट को क्या मिला है, अवार्ड मिला है यूनेस्को का, कि आपने भाई अपने एयरपोर्ट को बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई कर रखा है। ठीक है, कौन सा टर्मिनल था वो, टर्मिनल 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच टू लैंग्वेजेस वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द साहित्य अकादमी फॉर एनुअल अवार्ड्स आउटसाइड 22 लैंग्वेजेस। देखो नॉर्मली जो साहित्य अकादमी के जो अवार्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उन्हीं में दिया जाते हैं, लेकिन साहित्य अकादमी ने 2 नई लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। और ये 22 लैंग्वेज कहाँ है, 8th शेड्यूल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल। साहित्य अकादमी ने 2 नई लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया है, एक है इंग्लिश और दूसरी है राजस्थानी। ठीक है, इन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव बीन रिसेंटली रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये रेयर केस में मिलते हैं, बहुत ज्यादा अवार्ड ये नहीं मिलते। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये वही अवार्ड है जिसका नाम पहले हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो इनका नाम बाद में चेंज हुआ इस खेल रत्न अवार्ड का, और वो अब क्या हो चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और
फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसके अंदर में आता है, यही सारे अवार्ड्स को जो है देती है। अब ये किस किस को मिला है? एक है व्यक्ति चिराग शेट्टी और दूसरे हैं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। ये दो व्यक्ति हैं जिनको अभी क्या मिला है, ये अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ है, जिनको ये अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास में इतने सारे क्वेश्चंस थे और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। बाकी जो हमने यहाँ शॉर्ट में डिस्कस की हैं उनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो डीएनए जितना भी हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, उन सब के बेसिस पर आपको मंथली एमसीक्यू भी मिलते हैं। कि हम करीब 200 क्वेश्चंस आपको देते हैं, जिससे कि आप उनको बड़ी आसानी से रिवाइज कर सकें और न्यू फैक्ट्स को, न्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स को आप अपने जो है रिकॉग्नाइज कर सकें। बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आधा घंटे के लेक्चर में डीएनए में या डेली न्यूज एनालिसिस में हम बहुत ज्यादा न्यूज को डिस्कस कर पाए। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वी प्रोवाइड approx 200 questions and more detailed discussion in the class. So today it's towards an end and we are going to meet you in the next session. तब तक के लिए thank you, bye bye.